अगेंस्ट में चला गया है कि सेंट्रल फोर्सेस को जो है वहां पर यूज किया। जैसे अगर एक शुरू की 4 लाइन पढ़ता हूं मैं, फिर बताता हूँ इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कि द वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स इन द स्टेट फॉलोइंग वायलेंस इन द रन अप टू पंचायत पोल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें हमको समझनी है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहां से कीवर्ड्स क्या क्या है। सबसे पहला कीवर्ड जो है वो है आपका क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा मैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा जो कीवर्ड है आपका वो दे रखा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तीसरा कीवर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है आपका हाई कोर्ट। और चौथा जो कीवर्ड इसके अंदर है वो है आपके क्या, पंचायत इलेक्शंस। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से समझिएगा कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, जो अंडर द आर्टिकल 324 में आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस किस के इलेक्शंस करवाता है ये मैंने पहले भी बताया था, अरुण लोग को बताया था। जैसे कि आपका लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट का आपका इलेक्शन हो गया, और आपके वाइस प्रेसिडेंट का आपका इलेक्शन हो गया। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। वहीं पे अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, जो कि हर स्टेट में आपका होता है, जो 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में क्या होगा, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन कराने की होती है, स्टेट काउंसिल के इलेक्शन कराने की होती है जिन स्टेटों में है, और आपके जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन में होती है। लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जहां से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैंने सोनाली बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं। जब भी मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट फलाना काम कर रहे हैं, फलाना अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है पीएम प्लस कैबिनेट उनको ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, आपका गवर्नर करता है। और गवर्नर का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनमें जो आपके सारे मेंबर्स हैं और चेयरमैन साहब हैं वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट्स हुए हैं, और उसमें अच्छा खासा जो इन्फ्लुएंस है वो वहां की स्टेट की गवर्नमेंट का है। यहाँ पे हुआ क्या कि पंचायती जो इलेक्शंस वहां पे हो रहे हैं या हो रहे थे उस समय, उसमें ये एलिगेशन लगा बाय द अपोजिशन पार्टी की तृणमूल कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंस करके इन्फ्लुएंस कर रही है, या वायलेंस तरीके से बूथ कैप्चरिंग कर रही है, और स्टेट जो पुलिस है जो कि ममता बनर्जी के अंडर में है वो कोई इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। और हमने कितनी बार स्टेट इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी है, यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके बाद भी वो इलेक्शंस को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर बूथ को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, वहां पे इलेक्शन कराने की जिद पे अड़े हुए हैं। तो ये लोग चले गए हाई कोर्ट, क्योंकि जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि भाई हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्टेट मशीनरी इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेस है, अब यहाँ पे एक पांचवा पॉइंट, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब हो गया आपका जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, या बीएसएफ हो गया, या आपका सीएसएफ हो गया। इन फोर्सेस को क्या करते हैं फिर एम्प्लॉयड डिप्लॉयड करते हैं जब ये देखते हैं कि स्टेट पुलिस जो है वो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी का या एक खास कम्युनिटी का क्या ले रही है, पक्ष ले रही है। जैसे कि आपका मणिपुर में हो रहा है, कि मणिपुर में ये एलिगेशन लग रहा है कि जो वहां की स्टेट पुलिस है, मणिपुर स्टेट पुलिस, वो उसमें ज्यादातर लोग जो ऑफिसर्स हैं और जो सिपाही हैं वो मिताई कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड दे टेकिंग अ साइड ऑफ द मिताई कम्युनिटी। और जो कुकी वहां पे ट्राइब है उनको उल्टा वो पुलिस वाले और मार रहे हैं, या मिताई लोगों को बिल्कुल छूट दे दे रहे हैं कि वो कुकी का घर चला दें, उनको मार दें। तो ये आपका चीज है। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 2024 के एग्जामिनेशन के लिए वो ये इस तरीके से बन सकते हैं। दे विल आस्क यू अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन, स्टेट के। तो इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, इसको तो आप लोग लिख लो, असाइनमेंट के कॉपी में आप लोग लिख लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन और पंचायत इलेक्शन। ठीक है अरुण, सोनाली, मैं अगले साल के लिए अभी से सब बता जा रहा हूँ, ठीक है, 2024 के लिए ध्यान रखना। जो ये सारी अभी चीजें चल रही है ना, यही आपको अगले साल जो है आपको साथ देखना, सब कुछ घुमा फिरा के यहीं से आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत जो होती है उनके बारे में,
आ सकता है दोबारा से, और सेंट्रल फोर्सेस जो आपकी है। ठीक है, अरुण लिख लिया होगा आपने असाइनमेंट की कॉपी में, तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका ये रहा मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, जैसे कि हम मानते थे कि ये जितने भी आपके वायरल जो डिजीज हैं, खासतौर पे जो स्मॉल पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, ये सब की सब जो है आपकी डिजीज इराडिकेट हो चुकी होंगी पूरी दुनिया या पूरे कॉन्टिनेंट से। पर अचानक से दोबारा इनका सामने आना WHO के लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, कि हम ये मान चुके थे कि ये कुछ ऐसी डिजीज है जो कई सालों से ह्यूमन बींग्स के बीच में थी। पर जैसे कि आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, जूनोटिक, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं अरुण? सोनाली को तो इसका मतलब पता होगा मेरे ख्याल से, ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू जूनोटिक क्या होता है वैसे? सोनाली एक लाइन में इसका आंसर क्या होगा? जूनोटिक मींस कि एनिमल या फिर से एनिमल ट्रांसफर, मींस कि हाँ फैलना। फैलना, मतलब जो जो उस वायरस का जो कैरियर्स होते हैं वो मेन तौर पे आपके एनिमल्स होते हैं, और जब हम ह्यूमन बींग्स उन एनिमल के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, अब वो कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, हमको खा रहे हो या उनको पाल रहे हो या उन्होंने हमें काटा हो, कुछ भी हो सकता है आपका, तो उस तरीके से वो डिजीज जो है वो हमारे में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है अरुण? तो ये वाली डिजीज भी इसी तरीके से मानी जा रही है। तो ये एक वर्ड लिख लो आप दोनों, लिस्ट ऑफ जूनोटिक डिजीज, ये एक वर्ड लिख लीजिए आप लोग प्लीज, आ सकती है एग्जाम में, लिस्ट ऑफ जूनोटिक डिजीज। जैसे कि आज तक ये प्रूफ नहीं हो जाए कि कोविड है, कोविड केमिकल बॉर्न एक वायरस था या नेचुरल आपके बैट्स में पाया जाता था, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, वैसे WHO ने ऑफिशियली क्या कोविड को अब ये बोल दिया है कि वो खत्म हो चुका है या अभी भी है हमारे बीच में? अगर अखबार पढ़ रहे होगे तो WHO ने क्या कोविड को बोल दिया है कि दैट डिजीज हैज बीन नाउ एंडेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और स्टिल इट इज विद अस? हाँ सोनाली, अरुण, हमारे बीच में अभी भी है ये? तो पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है। हाँ, खत्म नहीं हुआ है, बट इन द मंथ ऑफ द मई और जून WHO ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि एक जो जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ही एपिडेमिक तौर से या महामारी के तौर से जो फैलना का डिजीज डिक्लेयर करते हैं, उसका वो उसने स्टेटस वापस ले लिया है। अब ये एक हमारा पार्ट बन चुका है हमारे इम्यून सिस्टम का, या कह सकते हो जैसे कि और भी जो आपके कॉमन कोल्ड के वायरसेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब अपने साथ हमको मान चुके हैं, और हमारी इम्यूनिटी भी काफी कुछ दुनिया में देशों में कई देशों की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी है। खैर वापस आते हैं, तो ये एक बार जरा देख लेना क्या चीज है। अगर इस पर्टिकुलर न्यूज से यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा तो कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि 2023 में एशिया पैसिफिक रीजन में आउट ऑफ दीज 4 कौन सी डिजीज आउटब्रेक हुई थी, तो ये मंकी पॉक्स टिक करके आना। बाकी थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में और थोड़ा सा जूनोटिक डिजीज जितनी भी आपकी हैं उनके बारे में एक थोड़ा सा तैयार करना। अच्छा, अगला आपका है इंडियन ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। तो ये हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत ही सेटबैक है कि हमने जो यहाँ से काफी दवाइयाँ वहाँ भेजी, और जो अलग अलग कंपनीज होती हैं तो उनके कुछ निगेटिव जो आउटकम्स हैं वो देखने को मिले। तो और हमारी दवाइयाँ सिर्फ श्रीलंका में नहीं गई हैं, हमारी दवाइयाँ इसके साथ साथ आपके यूरोप में भी जाती है, अफ्रीका में भी जाती है, क्योंकि सस्ती पड़ती है हमारी। तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए एक सेटबैक है, और हमने अगर जल्दी इसको क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि कहाँ गड़बड़ी हुई, किसी पर्टिकुलर बैच में गड़बड़ी हुई थी, तो ये आपका हमारे लिए आने वाले टाइम पे जो है मुसीबत बन सकता है। ठीक, अच्छा दूसरा आपका ये आपके थोड़ा सा एडिटोरियल था बड़ा अच्छा सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आपको पढ़ने में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। तो यहाँ से जो इसके कीवर्ड्स हैं वो पहले यहाँ मैंने अलग कर रखे थे आप लोग के लिए, पहले कीवर्ड्स आपको दिखा दूं। ये असल में मेन तौर पे आपको बांग्लादेश एंड मालदीव एंड एज लीडर्स ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, अ ग्रुप ऑफ 58 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज होस्टिंग 1.5 बिलियंस ऑफ द वर्ल्ड पोरेस्ट पीपल। तो असल में क्या हुआ है कि इनकी एक मीटिंग हुई है, और ये ग्रुप ऑफ 58 हैं आपके, यानी कि 58 ऐसे नेशंस हैं कि जो जिस तरीके से आपका क्या हो रहा है, आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है
उसमें सबसे बड़ी मुसीबत इन्हीं 58 नेशंस में आएगी कि या तो ये आइलैंड्स हैं आपके, या तो ये कोस्टल कंट्रीज हैं आपके, और जैसे ही आपके क्लाइमेट चेंज से सी लेवल क्या होगा, रेज होगा या वेदर चेंज होगा, जैसे आप देख ही रहे हो आज के दौर में कि कभी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ज्यादा ही बारिश होती है और पर्टिकुलर एरिया में कुछ ज्यादा ही आपका ड्रॉट आने शुरू हो जाते हैं, तो ये इससे क्या होंगे, आपके अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो होलसम में अगर मैं इस पूरे एडिटोरियल की बात करूं, तो यहाँ पर एक जो वर्ड है आपका, यहाँ पर मैंने कहीं लिख के रखा था आप लोग, एक मिनट, एक मिनट, इसमें से अच्छा मैं लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो एक वर्ड है आपका कि ये जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं वो क्या प्रमोट करने के लिए बोल रही हैं डेवलप्ड नेशन से, कि जो आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको वो लोग डेवलप करें जितना जल्दी हो सके, और खैर कर ही रहे हैं हम लोग, सोलर पैनल्स और ये सब। और इसको हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि ये सब जो है 58 नेशन जो मैंने बताया अभी आपको, ये सारी की सारी क्या है, या तो डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादातर, या तो क्या है आपकी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इनके साथ क्या करें ये लोग, ये टेक्नोलॉजी को क्या करें, शेयर करें। साथ ही साथ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, ये नाम कभी सुना है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अरुण और सोनाली, ओपेक, ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? OPEC, ओपेक, इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं। ये लगभग 12 या 13 कंट्रीज हैं, एक आपकी हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो 12-13 कंट्रीज हैं। तो लगभग दुनिया भर का जो 70 to 80% क्रूड ऑयल है वो इन्हीं 12 कंट्रीज के अंदर रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, वेनेजुला हो गया, UAE हो गया। तो ये जो डेवलपिंग, ये जो 58 का ग्रुप है, इन्होंने इनसे भी कहा है कि भाई आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स इकट्ठा हुई हैं, लेकिन इस जो आपने एसेट्स बेची, यानी कि जो क्रूड ऑयल पिछले 50-60 सालों में बेचा, उसी को जला जला के तो क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतना ज्यादा जो आपकी वजह से, आपकी वजह मतलब कि आपने जो इतना पैसा कमाया अपना क्रूड ऑयल बेच के, और जो जो और कंट्रीज ने इतना पोल्यूशन किया है, तो आप भी हमारी क्या करो, फाइनेंशियली इसमें मदद करो। तो ये एक तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेवलप नेशन भी आ गए क्लाइमेट चेंज के घेरे में, यानी कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और आपके जो ये ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनको भी अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये जो इनका जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो उनको करना चाहिए। ये टॉपिक या तो आपके देखो ध्यान रखना प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन मेंस में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या ऐसे में आने की, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना जो आपका इंग्लिश का IFS में 300 मार्क्स का जो पेपर है वो बहुत वैल्यूबल पेपर है, और सबसे ज्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट जो हैं ये 300 पेपर को ही बहुत ही लाइटली लेते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि 200 प्लस में आपके इसमें नंबर आए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो खैर, और उसकी तैयारी अभी से शुरू करोगे लिखते लिखते। अच्छा, दूसरा आपका ये रहा आपके इन मन की बात, PM स्पीक्स ऑन इमरजेंसी एफर्ट्स टू इरेडिकेट टीबी। ठीक है, तो देखो एक और आपको डिजीज यहाँ से, यानी कि साइंस वाला सेक्शन एक और हमको मिल गया टीबी को लेकर, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा टीबी के बारे में नोट्स तैयार कर लेना आपको, ठीक, टीबी के बारे में इसको लिख लो आप लोग, अरुण, सोनाली, शिरवी। ट्यूबरकुलोसिस जो है और इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं, कोई टीबी का आपको कोई प्रोग्राम याद है? कोई अक्सर उसके ऐड भी आते हैं टीवी, उसके दूरदर्शन में कोई प्रोग्राम है, ये सुना आपने डॉट? सुना, ये वर्ड सुना है कभी, डॉट? दूरदर्शन पे या रेडियो पे डॉट का इस्तेमाल करें, टीवी मिनट को ऑफ दूर करें। हाँ, ये असल में डॉट वो मेडिसिन जो आपकी होती है ना, उसको हटाने के लिए किसी मोहल्ले में किसी पर्टिकुलर बंदे को है तो वो कई बार हॉस्पिटल नहीं आता है टीवी की दवा खाने के लिए, तो एक रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं डॉट के नाम से। खैर, तो इसमें बस ज्यादा अंदर ड्रिल नहीं जाना, डॉट में जाना है। अब अगर यहाँ आप देखें तो इस बार की मन की बात में, क्योंकि ये जो मणिपुर में वॉयलेंस शुरू हुआ, ये 4 मई से शुरू हुआ है, और ये मन की बात जो है अभी पिछले संडे की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, PM ओवर साइलेंस ऑन मणिपुर वायलेंस। ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि PM अब तक जो है उस मणिपुर को लेकर इतना साइलेंस क्यों, और अब तक सेंट्रल फोर्सेस क्यों नहीं भेजी। क्या, इसमें हम लोग बाद में आएंगे। अच्छा, अगला आपका है वही चीज है, हाई कोर्ट एडमिट रिव्यू प्ली बाय मिताई बॉडी ऑन ST स्टेटस। ठीक है, खैर इसको हम लोग डिस्कस कर चुके, तो इतना पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, अब आपका ये राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, देखिए इनका न्यूज क्या रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि अब आप आजकल बहुत सुने होंगे UCC, और UCC को
लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बनने जा रहा है, किसी को पता है? द फर्स्ट स्टेट विच गोइंग टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी इन देयर एरिया, एनी आइडिया, किसी को पता है? आउट ऑफ 28 स्टेट कौन सा ऐसा है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने वाला है? सुना है कुछ? अरुण, सोनाली, शिरवी? सर गोवा में तो पहले से है शायद। हाँ, गोवा में पहले, पर उसका ना थोड़ा सा अलग है, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे, पूरी तरीके से नहीं है वो। तो हमारा जो उत्तराखंड है, वो मैं बहुत हाँ पहले से भी पढ़ता आ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी आ रहा हूँ कि गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द यूसीसी, बट उसमें कुछ अलग एक पैरामीटर्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड हमारा पहला सो कॉल्ड स्टेट शायद बन जाए आने वाले 3-4 महीनों में, जहां हम यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट ऑफ डीपीएसपी सेज राज, ये तो सबको पता है डीपीएसपी में आता है। और कौन बताएगा भाई मुझे, शिरवी और अरुण में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के किस आर्टिकल में आता है? और आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी 36 से शुरू होते हुए 51 तक है। तो दोनों में से कौन बताएगा किस आर्टिकल में आपका यूसीसी लिखा हुआ है, अगर आप लोग रिविजन कर रहे हो तो? और खासतौर पर अरुण, आपको बहुत जरूरी करना भाई, आप दोनों अगले साल अपेयर होने जा रहे हो। अगले साल का मतलब कुछ नहीं रह गया, अगले साल मई का एग्जाम। ये हमारा जून चल रहा है, हमारा एक साल है, लेकिन यूं, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी भी साथ साथ में करते रहना है। क्या है, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 में आपका क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन सोनाली, एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि जो ये डीपीएसपी है ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं ये मैंडेटरी नहीं है, या जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या नहीं करवा सकता, इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता है। ये स्टेट के ऊपर है कि वो अपने इंप्लीमेंट करे या ना करे। ठीक है, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा सा मैंने और यूसीसी को लेकर थोड़ा सा आप लोगों के लिए डाटा इकट्ठा कर रखा है, इसको देख लेना थोड़ा सा। अगर मैं इनिशियली पढ़ूं कि यूसीसी क्या है, तो आर्टिकल आपका 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द स्टेट शैल इंडिवर टू सिक्योर यूसीसी। जैसे मैंने बताया कि यूसीसी किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 में आपका आता है, यानी कि किसके अंदर में, डीपीएसपी के अंदर में। और फर्क क्या है कि ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। क्या कोर्ट चलेगा और कहने, कोर्ट से कहलवा गया कि नहीं भाई यूसीसी इंप्लीमेंट करवाओ, तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यूसीसी एक लाइन में समझे तो है क्या, इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर इंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर। देखो ये इसमें जो की वर्ड है वो क्या है, पर्सनल मैटर्स है। इसका मतलब हो गया कि यूसीसी का किससे कोई रिलेशन नहीं है, क्रिमिनल लॉ से कोई रिलेशन नहीं। यानी कि अगर कोई हिंदू खून करे तो भी वही सजा, मुसलमान खून करे, क्रिश्चियन खून करे, सिख खून करे तो उसके लिए वही सजा है। क्रिमिनल लॉ में कोई चेंज नहीं होगा। जो पर्सनल मैटर्स है, और पर्सनल मैटर्स ध्यान रखना किस में आते हैं हमारे लॉ में, एक लॉ हम लोग पढ़ते हैं फैमिली लॉ। ठीक है, फैमिली लॉ 1, और एक हमारे यहाँ होता है लॉ में फैमिली लॉ 2। ठीक है, फैमिली लॉ जो होता है वो हिंदू लॉ होता है, जिसमें हमारे यहाँ शादी ब्याह हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, डाइवोर्स हो गया, वो सब चीजें होती है। और फैमिली लॉ जो है प्योरली जो है वो डेडिकेटेड है टू मोहम्मडन्स। ठीक है, मोहम्मडन्स के लिए। उनमें जो शादी का तरीका होता है, जो डाइवोर्स का तरीका होता है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये जो यूसीसी है, ये सबके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। यानी कि उनका मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सब कुछ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि हमारी जो कम्युनिटी है उनको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मोहम्मडन्स में उनका जो इस्लामिक लॉ होता है, वो इस बात की उनको परमिशन नहीं देता है कि वो वही मैरिजेबल एक्ट को इंप्लीमेंट करे जो हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक शादी अलाउड है, उनके यहाँ 3 शादी अलाउड है। और अब तो डाइवोर्स वाला हट गया, ट्रिपल तलाक वाला, वरना उनके तो 3 बार तलाक बोलने पर डाइवोर्स हो जाया करता था। बट अभी भी उनके यहाँ ये होता है, ध्यान रखना, कोई बाहर बोलता नहीं है। और हमारे यहाँ जो मैरिज है वो क्या है, हमारे तो इसका मतलब 7 जन्मों का बंधन है, ऐसा सो कॉल्ड फिलोसफिकल चीजें हम लोग यूज करते हैं। बट मोहम्मडन्स में जो मैरिज होती है वो साफ साफ उनके यहाँ लिखा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सुनने थोड़ा अजीब लगेगा, पर उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक पार्टी जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकती है या तोड़ सकती है। ठीक,
क्या? तो यूसीसी में कोई पूछे या एग्जाम में आए कि किस चीज में वो लोग यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे, तो सीधे आप बोल दीजिएगा जितने भी आपके पर्सनल मैटर्स है, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं गांधी प्राइज की। गांधी प्राइज जो है इस बार का किसको मिल रहा है? गीता प्रेस को मिल रहा है। किसी को पता है गीता प्रेस? देखा कभी ऋषिकेश, अगर आप हरिद्वार गए हो तो पूरे भारत में गीता प्रेस की आपकी दुकानें होती हैं, जहाँ पे आपको जितने वेदास हैं, जितने उपवेद हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये लोग देते हैं, ठीक है। बट देखिए गीता प्रेस की खासियत देखिए, उनको इतना डोनेशन मिलता है कि गीता प्रेस के जो संस्थापक या सो कॉल जो भी केयर टेकर हैं, उन्होंने मना कर दिया कि वो कैश अवार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। जो भी इसके साथ कैश अवार्ड मिलता है गांधी पीस प्राइज के साथ, वो कैश अवार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन आपके बन सकता है, दे विल आस्क यू अबाउट व्हाट एमसीक्यू रिलेटेड टू द गीता प्रेस। गीता प्रेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मैंने आप लोगों को इकट्ठा कर रखा है कि गीता प्रेस स्टैब्लिश इन 1923, इट इज what one of the largest publisher in world. It's published 41 crore books in 14 languages including 16 crore श्रीमद् भगवत गीता बुक्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके बारे में आपको जाननी जरूरी है, भाई इतना बड़ा पब्लिकेशन आपका है। और ये जो आपके अवार्ड है, गांधी अवार्ड है, उसके बारे में नीचे मैंने दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लें। अच्छा, दूसरा आपका लद्दाख जो है, लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है भाई? लद्दाख जो है वो एक डिमांड किसी कर रहा है, स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है या यूटी की डिमांड कर रहा है, और ये चाह रहा है कि उसको किसके अंदर लिया जाए? 6 शेड्यूल के अंदर लिया जाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यू में, वो बन सकता है अबाउट द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडिया, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अरुण और शिव को याद होगा कि टोटल हमारे यहाँ जो है वो कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल है, ठीक है सोनाली। 12 में से ये जो 6 शेड्यूल है उसकी बात कर रहे हैं ये लोग कि भाई हमको यानी कि लद्दाख को स्टेटहुड का डिमांड दी जाए और इसको किस में रखा जाए? 6th शेड्यूल में रखा जाए हमारे लद्दाख को। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 6th शेड्यूल में है क्या ऐसा? तो वहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे रखा आप लोग के लिए कि 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। और 6th शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन। तो देखो यहाँ पे क्या है, खास बात है कि अगर आपका स्टेट 6th शेड्यूल के अंदर आ जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे, किसमें? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अभी जो मिल रहा है 6th शेड्यूल का फायदा, वो सिर्फ देखिए किसको मिल रहा है? 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एक आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी फिलहाल इनको इन्हीं 4 स्टेटों को मिल रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि लद्दाख को भी जो है ये स्पेशल प्रोविजन मिले, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा तो वहां पे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधा सीधा वहां के लोगों के हाथों में आ जाए, ठीक। तो देखो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। एक तो आर्टिकल 244 आपके एग्जाम में आ सकता है, 6th शेड्यूल का इनका आपस का रिलेशन आ सकता है, और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या चीज होती है, कहाँ पर इन स्टेटों में, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि इन चारों स्टेटों में पहले से क्या बनी हुई है? एडीसी बनी हुई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो देखो ये आप लोग का असाइनमेंट है कि यू हैव टू सर्च अबाउट दी व्हाट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ दी स्टेट्स। किसी एक स्टेट का भी याद कर लोगे, सर्च कर लोगे, तो आपको इसका जो पूरा क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो इसकी पावर्स होती है वो आपको समझ में आ जाएगी, और वही आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा एमसीक्यू, ठीक है सोनाली, अरुण, शिरवी, विद्या। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ दी आसाम पढ़ लेना, या मेघालय टाइप कर देना गूगल में, या त्रिपुरा या मिजोरम, जो भी टाइप करोगे एडीसी के बारे में पढ़ लेना, ठीक। अच्छा, दूसरा आपका रहा भाई हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है, एफर्ट्स टू पुश फार्मर्स टू कल्टीवेट मिलेट्स। तो एट लास्ट हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियसली जो है मिलेट्स को क्या चाह रही है? बढ़ावा देने के लिए। अब इस पे लेके अगर आप देखें, जनवरी 2023 में भी आपकी जो है योजना आई थी, पूरी मिलेट्स को डेडिकेटेड थी। अगर आप लोग के पास कहीं से ई कॉपी का इंतजाम कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि इसके मुझे पक्का यकीन है कि 2024 के मेंस में क्वेश्चन बहुत बनेंगे मिलेट से। बहुत का मतलब 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और उधर प्रीलिम्स में भी आपके इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ई वाली ये मैगजीन कहीं से अरेंज कर लेना मिलेट्स में। और इसी को अगर हम देखें कि इंडिया मिलेट मैप पे देखें तो ज्वार इज ग्रोन मेनली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, बाजरा मेनली इन राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, ठीक है। तो यहां से देखो आपका क्या बन सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू। ये पार्ट लेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी का,
इंडियन ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं किस तरीके से कि बताओ टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं ज्वार के मामले में, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं बाजरा के मामले में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने आपके मिलेट्स हैं उनको एक बार सर्च कर लेना और उनके टॉप 3 स्टेट्स को तैयार करना। ठीक है अरुण, सोनाली, फिर भी समझ में आ गया? फिर भी एक बार के लिए आपका तो वो है, छूट है, कोई बात नहीं, अगर असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो कोई कोई मैटर नहीं करता। बट अरुण और सोनाली आप लोग प्लीज जितने मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको करना जरूर। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैं जितना हम लोग अखबार से करते हैं ना, आप यकीन करिए यूपीएससी कभी भी न्यूज़पेपर से बाहर नहीं देता है, ये आप ध्यान रखना, कभी भी इससे बाहर नहीं देखा। अच्छा, अगला भाई आपका क्या रहा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, इट अफेक्टेड द अर्थ टिल्ट न्यू स्टडी। जो अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे है ना झुकी हुई है 23.5, तो उस पर असर पड़ रहा है। ठीक है, और अगर उस पर असर पड़ेगा तो बहुत सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है, उस पर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। बट ये असर आपको अभी नहीं दिखने वाला, इट विल टर्न अराउंड आफ्टर 200 और 300 और 500 ईयर्स। खैर इतनी 200 साल तक तो आपकी अर्थ या हमारी अर्थ बचने नहीं वाली, मुझे लगता है कि 100 साल में ही अर्थ में कुछ ऐसा काम हो ही जाएगा कि अर्थ पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। क्या, तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके, सीधे हम कहाँ कूद जाएंगे, ज्योग्राफी में। तो एक तो ये आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो फिजिकल ज्योग्राफी में कि ये जो आपके ग्राउंड वाटर होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से आपके जो ग्राउंड वाटर होते हैं, ये आपके ग्राउंड फिल द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक। जो भी आपका ये वाटर होता है जो आप नीचे से निकालते हो, जो भी आपके ये रॉक्स होते हैं उनके बीच में पानी फंसा होता है। मतलब हम ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि हम ऐसे करके क्या करते हैं, जमीन में ड्रिल करते हैं, हम इमेजिन करें कि ऐसे करके जमीन में ड्रिल कर रहे हैं और नीचे कोई बड़ी सी लेक है, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपका जो पानी होता है वो रॉक्स के बीच में होता है। वो बात अलग है कि ये बहुत सारा पानी है और ऐसे ही सॉइल के बीच में होता है। और मैंने आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग बताना लेक, रिवर, ग्राउंड वाटर और रेनफॉल, इनमें से सबसे साफ पानी किसका होगा? हाँ, सर ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। ठीक है सोनाली, यानी गेस? क्वेश्चन सुनाई दिया था मेरा? सर सबसे साफ पानी किसका होता है? हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना। अच्छा, किसी का जवाब भी आ गया, ग्राउंड वाटर। अच्छा, अरुण का। तो देखो एनसीईआरटी और मैंने एमसीक्यू में जितने क्वेश्चन देखे वहां बार बार एक ही आंसर निकाल रहे हैं, वो है आपका रेन वाटर। अब इसके पीछे भी एक थ्योरी है। हम ग्राउंड वाटर में क्या पढ़ते हैं कि ग्राउंड वाटर ऊपर इकट्ठा होता है, फिर धीरे धीरे फिल्ट्रेट होके कई आपकी सॉइल की लेयर्स होती हैं, कई आपकी रॉक्स की लेयर्स होती हैं, और नीचे जब पहुंचता है तो फिल्टर होके पहुंचता है और बड़ा शुद्ध पानी होता है। लेकिन एनसीईआरटी और किसी भी साइंस मैगजीन में उठा के देख लो, आपको रेनफॉल का ही वाटर वो सबसे प्योर बताते हैं। और प्लीज वही टिक करके आना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन अलग अलग पीसीएस में आ चुके हैं। यूपीएससी में अगर आता है तो रेनफॉल टिक करके, ठीक है। इसके रीजंस के बारे में हम सर लोग बट वापस, हाँ सॉरी, क्या बोले सोनी? एसिड रेन भी तो होती है सर, एसिड रेन भी तो होती है। हाँ, एसिड रेन भी होती है, बट हम लोग ना प्योरिटी के बारे में पूछ रहे हैं, प्योरिटी के पैरामीटर्स थोड़े अलग हैं। हम एसिडिटी और इनके, वो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर एसिड रेन क्या हर जगह होती है पूरी दुनिया में? सर एसिड रेन तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस से मेनली होता है, तो उसको तो नहीं काउंट कर नहीं कर सकते हैं। सकते, हाँ, बस वही चीज है। तो एसिड रेन देखो, जहाँ ज्यादातर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और जो भी आपने वर्ड यूज किया, तो मतलब ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो होल समय ये है कि रेनफॉल टिक करके होंगे। अच्छा, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका है करंट स्टेटस ऑफ द ग्राउंड वाटर यूज इन इंडिया। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो हमारी नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, द टोटल एनुअल वाटर रिचार्ज जो होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिचार्ज होना, 436 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। और क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड जो है वो आपकी 239 है। ठीक है, तो आप देखिए कि जितना रिचार्ज हो रहा है उसका लगभग आधा तो हम तो बाहर ही निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्शन हैज बीन द लोएस्ट सिंस 2004। ठीक है, वो होगा। द मेजर यूज फॉर ग्राउंड वाटर इज फॉर, देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर
कहाँ यूज हो रहा है, इरिगेशन में। उसके बाद अगर आप देखें तो कहाँ यूज हो रहा है आपका, डोमेस्टिक में, हमारे वॉशरूम्स में यूज होता है, किचन में यूज होता है, गाड़ी कार सब उसी धो रहे हो। और तीसरा आपका इंडस्ट्रियल यूज में। अच्छा, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं, सॉरी, जब भी आप इरिगेशन यानी कि इरिगेशन में, ये मैं पहले भी आप लोगों से पूछ चुका था, आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे ज्यादा पानी जो हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन में, शुगर केन में, शुगर केन में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। और दूसरे नंबर पे आपका जो राइस है, जो दूसरे नंबर पे आपका राइस है, उसमें आपका पानी यूज होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है भाई, जब तक फूड नहीं होगा तब तक इंसान जिएगा कैसे। होल सब में वही बेस पे आता है, रोटी कपड़ा मकान पे। ठीक। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ऑर्डर वाइज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक रिपोर्ट तैयार मतलब है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट है। इसको मैं जब स्लाइड भेजूंगा पीपीटी में तो पढ़ लेना है। ठीक, बस चलो, ये हमारा जो 3-4 दिन का था, जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। चलिए भाई, अब हम लोग जो है बायोलॉजी में कहाँ तक हमारा हो गया था। पॉरीफेरा मेरे ख्याल से करा दिया था मैंने आप लोग को। ये हो गया था, प्लेटिहेल्मिन्थेस तक हो हाँ, गया था। ठीक है, प्लेटिनम सिद्धक हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा खास तौर पे जो मैंने इमेजेस रखी हैं, ये अरुण और क्या कहते हैं, शिरवी के लिए रखी है। एक बार देख लो, इसको इमेजिनेशन कर लो। ये जो आपके सामने आप इमेज देख रहे हो, ये आपकी किसकी इमेज है सोनाली? ये एक्चुअल इमेजेस है, किसकी है इमेजेस ये? ये पॉरीफेरा के होंगे। हाँ ठीक है, पॉरीफेरा की। ठीक है, ये आपके देखिए अरुण और शिरवी, ये पॉरीफेरा के एनिमल्स हैं। तो मैंने जैसे कल बोला था आप लोग को क्लास के दौरान कि ये एनिमल्स तो कहीं से लगे नहीं उनको, जो शुरू में जो साइंटिस्ट थे कि भाई ये एनिमल्स आपको कहाँ से लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कल आपको, एक मिनट,